गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्रैंकशाफ्ट के बारे में बात करेंगे। नोट्स तो मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ। तो हम लोग अपने डीजल इंजन में जो क्रैंकशाफ्ट लगाई जा रही है, विशेषकर उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि पहले ही बताया था हमने आपको कि क्रैंकशाफ्ट का मेन काम होता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना या ट्रांसफ़र करना। ठीक है ना। यही सी विशेष काम के लिए लगाई जाती है, जिसमें हेल्प होती है कनेक्टिंग रॉड की। तो हमारे जो क्रैंकशाफ्ट हमारे इंजन में लगाई जाती हैं वो बेसिकली दो तरीके की हैं। जिस सीरीज़ की हम और आप बात कर रहे हैं, दैट इज़ 2 सीरीज़ एंड 3 सीरीज़, यानी कि 4 स्ट्रोक इंजन, उसमें हमारी क्रैंकशाफ्ट सिंगल पीस में लगाई जा रही है। क्योंकि एल्को 16 सिलेंडर वी टाइप के जो इंजन हैं उसमें हमारी क्रैंकशाफ्ट सिंगल पीस में होती है, फोर्ज स्टील से बनी हुई हाई लेवल की मशीनिंग के साथ। जबकि हमारे जो HHP लोकोज हैं, जैसे कि WDG4, WDG5, जो कि 4000 से लेकर 5500 हार्स पावर के चल रहे हैं इस समय, उनमें जो हमारी क्रैंकशाफ्ट होती है वो 2 पीस में होती है और कपल्ड होती है आपस में। ठीक है, यू मस्ट नोट इट। नाउ दिस इज़ द फिगर ऑफ क्रैंकशाफ्ट with 4 crank pins and 5 crank journals. So this is a demo. Please see it clearly. जहाँ जहाँ पे वी ब्लॉक पे रखी हुई है क्रैंकशाफ्ट वो हमारे जर्नल्स हैं। तो 3 जर्नल पे वी ब्लॉक लगे हुए हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, और 2 जर्नल बीच में खाली पड़े हुए हैं। इसी तरीके से 4 क्रैंक पिनें आपको दिखाई दे रही होंगी। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्रैंकशाफ्ट हमारी इंजन में कैसे लगी होती है। आपने इंजन ब्लॉक का PPT आपने देखा था। इंजन ब्लॉक में हमने आपको दिखाया भी था कि जो सैडल पोर्शन होता है, हम क्या करते हैं, इंजन में सैडल पोर्शन पे क्रैंकशाफ्ट को माउंट करते हैं नीचे से, और उससे पहले उसमें बेरिंग सेल्स डाल देते हैं, प्लेन बेरिंग जिसको बोलते हैं। और उसके बाद प्रत्येक सैडल पे मेन बेरिंग लगाते हुए कैप्स को स्टड और नट की सहायता से टाइट कर देते हैं, और हमारी ये मेन बेरिंग और हमारी ये क्रैंकशाफ्ट मेन बेरिंग के ऊपर लटक जाती है और उन्हीं मेन बेरिंग जर्नल के साथ जर्नल पर रोटेट करती रहती है। ठीक है, अब क्रैंकशाफ्ट की संरचना, जैसा कि आप पिक्चर देख ही चुके हो, तो क्रैंकशाफ्ट में जो है हमारी मेन बेरिंग जर्नल और क्रैंक पिन हमारे क्रैंकशाफ्ट में जो है जुड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रैंकशाफ्ट वेब्स, और उन क्रैंकशाफ्ट वेब के साथ ही अपोजिट साइड में काउंटर बैलेंसेस या काउंटर वेट इंटरमीडिएट लोकेशन पे वेल्ड किए जाते हैं, और इनका मेन पर्पस होता है क्रैंकशाफ्ट को बैलेंस करना, रोटरी बैलेंसिंग करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी क्रैंकशाफ्ट में हमने बताया कि 2 चीज़ें हैं, क्रैंक पिन है और क्रैंक जर्नल है। तो हमारी जो क्रैंकशाफ्ट है उसमें एक्चुअली 9 क्रैंक जर्नल हैं, जबकि 8 क्रैंक पिनें हैं। और आपको पता है कि 16 सिलेंडर का इंजन है, यानी कि प्रत्येक क्रैंक पिन पे 2-2 सिलेंडर पिस्टन बांधे जाने हैं। तो हमारी अगर फ्री एंड पे बात करें तो फ्री एंड पे जो पहली क्रैंक पिन होती है उसको 1 नंबर क्रैंक पिन बोलते हैं। उस 1 नंबर क्रैंक पिन पे राइट वन एंड लेफ्ट वन लगे हुए पिस्टन की कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड बेरिंग वहाँ पे बांधा जाता है। इसी तरीके से पावर टेक ऑफ एंड पे 8 नंबर क्रैंक पिन होगी, जिस पे कि हमारे R8 और एंड तथा L8 के पिस्टन के कनेक्टिंग रॉड को बांधा जाएगा। डिज़ाइनिंग एंड लोकेशन इस तरीके का होता है कि हमारा मूवमेंट और हमारे मोशन में कोई प्रभाव ना आए, जबकि दोनों पिस्टन एक साथ एक ही क्रैंक पिन से चलाए जा रहे होंगे। वो जब आप क्लासेस में आएंगे तब इसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, पावर टेक ऑफ एंड पे क्रैंकशाफ्ट गियर जो लगा हुआ होता है, इसमें बांधा जाता है, वो हमारे दोनों कैम्पशाफ्ट की गियरों को गति प्रदान करता है, जिससे कि दोनों तरफ की कैम्पशाफ्ट चलना शुरू होती है। इसी तरीके से फ्री एंड पे
फ्री एंड पे हमारा जो शाफ्ट होता है वो हमारे इंजन कूलिंग वाटर पंप तथा लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप यानी कि ल्यूब ऑयल पंप और वाटर पंप को गति प्रदान करता है विद द हेल्प ऑफ ए ड्राइव गियर। एक ड्राइव गियर के द्वारा उसको गति प्रदान करता है। अब क्रैंकशाफ्ट का लुब्रिकेशन कैसे होता है, पहले भी मैंने आपको इंजन ब्लॉक में थोड़ा सा हिंट दिया था, आज हम इस पर फिर बात कर लेते हैं। एक्चुअली क्रैंकशाफ्ट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल का मतलब जानते हैं, अपने आप में बना हुआ। क्रैंकशाफ्ट मेन हिस्सा है हमारे इंजन के लुब्रिकेटिंग सिस्टम का। तो जब हम लुब्रिकेशन सिस्टम सर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही डिटेल में बताएंगे इस चीज़ को। अभी आप इतना ही समझ लें कि पहले मैंने बताया था कि सम्प के अंदर या इंजन क्रैंक केस के अंदर नीचे लूब ऑयल का मेन हेडर पड़ा हुआ होता है, जिसमें से एस पाइप हम निकालते हैं। प्रत्येक एस पाइप प्रत्येक मेन बेरिंग में जाता है और प्रत्येक मेन बेरिंग से रिफिल होल से होता हुआ वही लुब्रिकेटिंग ऑयल, फोर्स लुब्रिकेटिंग ऑयल हमारी क्रैंक पिन में जाता है और उसी क्रैंक पिन से कनेक्टिंग रॉड में भी रिफिल होल होता है, वहाँ से होता हुआ गजन पिन पर पहुँच जाता है। गजन पिन से स्कर्ट पे बने हुए रिफिल होल में पहुँच जाता है तेल और वहाँ से पिस्टन और लाइनर को लुब्रिकेट कर देता है और बाद में ऑयल स्कैपरिंग की सहायता से वापस हमारा क्रैंक केस में आ जाता है। तो इस तरीके से दिस इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम। अब इस लुब्रिकेशन सिस्टम को हमारा लीक ना हो जाए, प्रेशर मेंटेन रहे, जिससे कि हर रिफिल होल से तेल वापस बराबर डिस्चार्ज होता रहे, इसीलिए दोनों एंड पे ऑयल स्लिंगर और ऑयल कैचर प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि ये हमारा ऑयल का प्रेशर लीक ना हो जाए। ठीक है, फिर बात आती है थ्रस्ट की। अब पता नहीं आप लोगों को थ्रस्ट के बारे में कितना पता है, बट यू मस्ट नोट इट कि जब भी कोई शाफ्ट हमारी रोटेट करती है तो उस पर एक थ्रस्ट फोर्स अप्लाइड होता है। आप इस विषय में कितना जानते हैं पता नहीं, जब क्लासेस में आएंगे तो हम इस पर डिस्कस करेंगे, बट यू मस्ट नोट इट कि अगर हमारी शाफ्ट में रोटेशन स्टार्ट होगा या रोटेशन बैक होगा, यानी कि एक बार वो या तो मोशन को डैम्प कर रही होगी या मोशन को इंक्रीज कर रही होगी, पुस्ट अप कर रही होगी, इन दैट केस हमारा एक थ्रस्ट जो है डेवलप होगा जिसको एक्सल फोर्स कहते हैं और वो शाफ्ट को पर्टिकुलर एक किसी दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा। इस थ्रस्ट को मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। तो हमारी क्रैंकशाफ्ट में जो थ्रस्ट मेंटेन किया जाता है वो 9 नंबर पर जो मेन बेरिंग लगाई जाती है वो थ्रस्ट कॉलर बेरिंग होती है, जो इस क्रैंकशाफ्ट थ्रस्ट को मेंटेन करती है। ठीक है, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि क्रैंकशाफ्ट में टोटल मिला के 9 मेन बेरिंग लगाई जानी है। 9 जर्नल होते हैं तो 9 मेन बेरिंग लगेंगी, जिसमें से 7 बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की होती हैं जो लुब्रिकेशन का काम करती हैं। एक हमारी थ्रस्ट बेरिंग होती है जिसमें कि अपर हाफ पोर्शन में कॉलर लगा हुआ होता है जो कि थ्रस्ट को मेंटेन करता है, और जो 5 नंबर पे लगी होती है वो एक सपोर्ट बेरिंग होती है जो कि साइज़ में भी बड़ी होती है। वो स्पेशली हमारे क्रैंक शाफ्ट को काउंटर सपोर्ट प्रदान करती है और केवल शाफ्ट की बेरिंग को लुब्रिकेट करने के लिए काम करती है, बकाया नहीं। ये लोकेशन डाटा दिया हुआ है। सिलेंडर इंजन में इंजन क्रैंकशाफ्ट में 9 मेन बेरिंग है। सेंट्रल जर्नल पे 5 नंबर है आपका। टोटल क्रैंक पिन 8 हैं। ठीक है, जब हम क्रैंकशाफ्ट को उठाएंगे तो 2 और 7 नंबर से उठाएंगे और जब वापस इंस्पेक्शन के लिए ओपन में रखेंगे तो 3 और 7 नंबर पे रखेंगे। ये छोटे से लोकेशन डाटा आपको दिए हुए हैं। ठीक है, जहाँ तक क्रैंकशाफ्ट की बात करें तो जो मटेरियल होता है वो ऐसे ही 4140 होता है। और अब बात आती है आपकी प्रोसेस की। प्रोसेस यानी कि हीट ट्रीटमेंट की। हीट ट्रीटमेंट में अगर आप लोग पढ़ के आए हैं तो आपने पढ़ा होगा दैट इज़ केस हार्डनिंग। तो जितने भी हमारी शाफ्ट्स हैं उनको जो हीट ट्रीटमेंट किया जाता है वो केस हार्डनिंग के थ्रू किया जाता है। हमारी क्रैंकशाफ्ट में खासतौर से दोनों प्रोसेस अपनाए जाते हैं। इंडक्शन हार्डनिंग भी होती है और नाइट राइडिंग भी होती है। दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज जब क्लासेस में आएंगे तब बात करेंगे। इंडक्शन हार्डनिंग में जो है डेप्थ हमको ज़्यादा मिल जाती है हार्डनेस की, और नाइट राइडिंग में हमारी हार्डनिंग की डेप्थ कम होती है लेकिन हार्डनेस ज़्यादा होती है।
तो जो हमारे पुराने लो एचपी के इंजन थे उनमें इंडक्शन हार्डनिंग यूज़ की जा रही थी। डेप्थ ज़्यादा होने की वजह से हम क्या करते थे कि जब उनका आउटर डाया हमें थोड़ा सा रफनेस में मिल जाता था तो उसको 1 स्टेप डाउन करके वापस यूज़ कर सकते थे। ये हमारे पास एक फ़ायदा था, लेकिन उसमें लिमिटेशंस थी कि ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ये चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि हमारी सेफ ड्राइविंग चल सके। आज की डेट पे जो हाई एचपी लोगो हैं उन सब में नाइट्राइडिंग की हुई जो है क्रैंक शाफ्ट्स का यूज़ किया जा रहा है, जो लंबी लाइफ देती हैं और उनका वेयर रेट जो है निग्लिजिबल है, बहुत कम है। इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, तो इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस जब आप क्लास में आएंगे तभी बताना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो इस पार्ट को हम छोड़ते हैं। मेज़रमेंट अगर आपने पता नहीं बोर गेज यूज़ किए हैं कि नहीं किए हैं, बोर गेज में इंच साइज़ के बोर गेज भी यूज़ किए हैं कि नहीं किए हैं, ये सारा डाटाज हैं जो आप नोट कर लीजिएगा। मेन बेरिंग जर्नल्स के डायमीटर्स वगैरह दिए हुए हैं। इनका रनआउट है, रनआउट निकालने का भी तरीका होता है डायल विद द हेल्प ऑफ डायल गेज, जो कि पता नहीं आप लोगों को आता है कि नहीं आता है। जैसे जैसे आप काम करेंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे। फिर फिलेट रेडियस और क्रैंक शाफ्ट रनआउट दिया हुआ है। ये सारे डाटा चेक करने के बाद ही पीओएच में वापस क्रैंक शाफ्ट लगाई जाती है। यू मस्ट नोट इट। और जब भी आप अपने मेंटेनेंस का हिस्सा बनेंगे और अगर आप इस काम में लगाए जाएंगे तो यू विल हैव टू मेंटेन दिस वन। इसी में एसेंट्रिसिटी भी दी हुई है। तो जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तभी समझ पाएंगे। यहाँ पे समझाना इसको व्यर्थ ही रहेगा, आपके समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। इंस्टॉलेशन भी हम आपको जब क्लास में आएंगे तभी बताएंगे। अब आते हैं क्रैंकशाफ्ट डिफ्लेक्शन पे। प्रैक्टिकली इसको सीखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर भी हम आपको बता देते हैं। जैसा मैंने बताया हुआ है आपको कि क्रैंकशाफ्ट के पावर टेक ऑफ एंड पे क्रैंकशाफ्ट के साथ ट्रैक्शन जनरेटर या ट्रैक्शन अल्टरनेटर को कपल किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही कोई भारी चीज़ हम क्रैंकशाफ्ट पे कपल करेंगे जिसका कि रोटर इसके साथ मैकेनिकली कपल्ड किया गया, तो नेचुरल है कि अगर वो फुल्ली अलाइन नहीं होगा तो हमारे क्रैंकशाफ्ट को बेंडिंग मोशन में ले जाएगा और जिस समय रनिंग कर रहा होगा तो उस पर बहुत सारी बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगी जो क्रैंकशाफ्ट को घुमाता चला जाएगा और क्रैंकशाफ्ट फेलियर हो जाएगी। ये जो हमारा टीजी डिफ्लेक्शन है, टीजी यानी कि ट्रैक्शन जनरेटर, इसका जो अलाइनमेंट है इसको बोलते हैं टीजी डिफ्लेक्शन। और ये डिफ्लेक्शन जो है हम 9 नंबर जो वेब बेट लगे होते हैं आपको, उन वेब बेट के बीच में एक डिफ्लेक्शन गेज लगा करके करते हैं और इसकी जो लिमिट होती है दैट इज़ 0.0008 इंच वन साइड, टोटल मिला के 0.0016 टोटल, और इसे मेंटेन करना होता है। तो जब ये वहाँ पहुँचेंगे तभी आप देख पाएंगे। फिलहाल यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, हम आपको पिक्चर भी दिखा देते हैं। सो दिस इज़ वेब बेट के बीच में ये लगा हुआ है और इससे हम डिफ्लेक्शन चेक करते हैं। अगर डिफ्लेक्शन गलत आता है तो जो हमारा जहाँ पे पैड के द्वारा जो है बोल्ट टाइट होते हैं, ट्रैक्शन जनरेटर के माउंटिंग बोल्ट होते हैं, उनके बीच में सिम डाली जाती हैं अलग अलग साइज़ की, और उस साइज़ के उसके सहारे जो है फिर दोबारा इस गेज को वहीं लगा करके और क्रैंकिंग कर करके 2/3 वन साइड एंड 2/3 दूसरी साइड, और फिर हम इसका डिफ्लेक्शन चेक करके तब हम इसकी रीडिंग मेंटेन करते हैं और उसके बाद ही हम इंजन को चलाने की इजाज़त देते हैं। अदरवाइज़ मेन बेरिंग 2 मिनट के अंदर तुरंत की तुरंत, 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, विदिन सेकंड्स ख़त्म हो जाती हैं और हमारा इंजन सीज कर सकता है या क्रैंकशाफ्ट टूट सकती है। ठीक है, ये डाटाज हैं हमारे, ये आप नोट कर लीजिएगा। क्रैंकशाफ्ट स्प्लिट गियर, ये स्प्लिट गियर वही गियर है जो हमारी कैमशाफ्ट के गियर को चाल प्रदान करता है। एक्चुअली ये 2 पार्ट में होता है, ठीक है, 2 पार्ट में होता है और ये 9 नंबर मेन बेरिंग के बगल में लगा होता है, 9 नंबर मेन बेरिंग से के बगल में लगा हुआ होता है।
जहाँ से इसको चाल मिलती है। क्रैंक शाफ्ट के ऊपर एक कीवे बना होता है जिसमें एक की लगाई जाती है इंटरफेरेंस फिट के साथ, और उसके साथ ये 4 बोल्टों की सहायता से टाइट कर दिया जाता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ स्पीकर। तो फिलहाल आज हम यहीं पर रोक रहे हैं, बकाया चीज़ें हम बाद में करेंगे। थैंक यू।